हम लोग इस वीडियो में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका एग्जामिनेशन 23 अगस्त 2025 को हुआ है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। टोटल मार्क्स जो है इस पेपर का वो 250 मार्क्स का होता है। टोटल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो है वो 150 शब्दों में लिखना है प्रत्येक को, और 11 से 20 वाले जो प्रश्न संख्या हैं वो 250 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। 150 वर्ड्स में लिखने हैं, ये 10 मार्क्स का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम प्रीवियस पैटर्न के ये क्वेश्चंस हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आंसर लिखने के लिए, ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। मेन एस्पेक्ट पूछा गया है कि अकबर्स रिलीजियस सिनक्रेटिज्म। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर को बेस करके इस प्रश्न को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। द स्कल्प्टर्स फिल्ड द चंडेलास आर्ट फॉर्म विथ रेजिलिएंट विगर्स एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ, इलुसिडेट। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो भी जैसे चंदेल्स जो राजा थे उन्होंने खजुराहों के टेम्पल्स बनाए, तो इसमें हमें डिटेल्स में इस चीज को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी आइलैंड्स नेशन। क्वेश्चन नंबर 5, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज? हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया? 6 फिजियोजियोग्राफिक जो इंडिया है डिवीजन, उसको पहले डिवाइड करना है एक एक लाइन में, और ये नॉन फार्म जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना होगा। जैसे यहां पर डिस्कस करना है तो डिस्कस करना है एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत और सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिकी और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। सुनामी क्या है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर परिभाषा लिखना है। वे कैसे और कहाँ बनती हैं, उनके परिणाम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है उदाहरण सहित इसे हमें समझाना है। व्हाट आर सुनामी, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कंसिक्वेंसेज, एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्मार्ट शहर जो 2015 में लॉन्च हुआ था, जून 2015 में, शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है, इसको हमें करना है। हाउ डज स्मार्ट सिटीज इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। द इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनलिस्टिक कॉन्साइसनेस, इलुसिडेट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है। कुछ इसकी निगेटिव चीजें हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करते हुए इस क्वेश्चन को हमें मार्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपेक्टेड था। महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। हमें डिस्कस करना है महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स जस्ट इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबस्टर्न क्लासेस, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 12, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है।
ये वर्ल्ड हिस्ट्री से हो गया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से यहाँ पर जियोग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है? गिव अ जियोग्राफिकल explanations of the distribution of offshore oil reserves in the world. How are they different from onshore occurrence of oil reserve? क्वेश्चन नंबर 15 स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS, ये क्वेश्चन इस तरह के GIS और RS जो है रिमोट सेंसिंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलॉन्ग विथ GIS एंड RS टेक्निक्स इन लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग। पहले तो GIS और RS था ही, हम लोग जब लोकेशनल और एरियल प्लानिंग करते थे तो, लेकिन अब इसके साथ साथ AI और ड्रोन को भी इसके साथ जोड़कर हमें दिखाना है इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं। डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइज कंटिनेंट एंड ओशंस बेसिन्स ऑफ द प्लेनेट take place due to tectonic movement of the crystals masses। इसको हमें करना है, इस क्वेश्चन को क्रिस्टल मासेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 भूमि, मिट्टी और जल संसाधन के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा इंडिया के मैप के साथ हमें दिखाना चाहिए। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा रिवर बेसिन विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश इवन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो वेस्ट बंगाल है, ये 5 स्टेट से गंगा रिवर बहती है। साथ ही साथ इसके बेसिन के बारे में पूछा गया है, तो अदर जो एडजॉइंट स्टेट हैं उनको भी हमें कंसीडर करके इस आंसर को लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पहले से सोचा जाता है, हम अपने समाज में जब देखते हैं, जैसे फास्ट फूड के बारे में यहाँ पर पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। टिप्पणी कीजिए। अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एम्फेसाइज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ पुअर पीपल्स नीड इन अ कंट्री लाइक इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या भारत में जनजातीय विकास 2 धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2x दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन? गिव योर ओपिनियन। यहाँ पर ओपिनियन देना है। पूरी तरह से जनजातीय विकास और जनजातीय क्षेत्रों को कंसीडर करते हुए जो चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं, उन डेवलपमेंट के साथ साथ किस तरह से डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन हुआ है, उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए इस प्रश्न का आंसर हमें लिखना है। तो ये जनरल स्टडी पेपर 1 के 20 क्वेश्चंस हुए हैं। इसी तरह से हमें आगे की तरफ तैयारी अपनी करनी होगी इन सारी चीज़ों को बेस करके, और दिमाग में ये हमेशा रखना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी में कि चीज़ें बेसिक ही पूछे जाएंगी, लेकिन उसका पहले से आपके पास फॉर्मेटिंग होना चाहिए इस तरह के प्रश्नों के आंसर देने के लिए।